गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या बेसिक वैल्यूज हैं, किन चीजों पे वो आधारित है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मतलब स्ट्रांगली एक्सप्रेस करता है। So in this book we shall study the exact provisions of the constitution on different subjects। तो इस पूरी बुक में आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पे मतलब अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हैं उन्हें एग्जैक्टली पढ़ोगे। At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about। और इस टाइम पे इस चैप्टर में हम ये समझने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की शुरुआत हम इस चीज से करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, क्या उसकी फिलॉसफी है। तो इसको समझने से हम शुरू करेंगे। फिलॉसफी मतलब क्या वो बेसिक वैल्यूज हैं, क्या वो आइडियाज हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है। अब इस फिलॉसफी को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि हमारे जो मेजर लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, हम उनके व्यूज को पढ़ लें कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहते हैं, उसको किस तरीके से समझते हैं। तो एक तो हमारे लीडर्स की चीजों को, उनके व्यूज को हम पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम खुद ये देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी फिलॉसफी के बारे में हमें क्या बताता है। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। तो हम दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है उसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या कहता है, कि हम उसको पढ़ ले, उससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी समझ आ जाएगी। दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल होता है वो यही काम करता है कि वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बेसिक फिलॉसफीज हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपनी फिलॉसफी के बारे में कैसे कहता है, प्रीएम्बल के थ्रू कहता है। प्रीएम्बल बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है, वो आपको एक तरीके से एक ओवरव्यू देता है कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या मिलेगा, राइट। तो ये दो तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं और दोनों ही चीजें हम करने वाले हैं। दोनों ही चीजों को मतलब अपने लीडर्स के व्यूज को भी हम समझेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को भी पढ़ेंगे और हम कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे लीडर्स थे, क्या उनका सपना था हमारे देश को लेकर, क्या चीजें वो कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे और क्या चीजें उन्होंने देश के लोगों को प्रॉमिस की थी। Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, महात्मा गांधी। अब आपने, उम्मीद करती हूँ आपने ये जो स्केचेस हैं यहाँ पे दिए हुए हैं वो पढ़ लिए होंगे। एटलीस्ट इनके नेम तो पढ़ लेना ताकि आपको थोड़ी फेमिलियरिटी रहे, आपको याद रहे कि हाँ ये कोई पर्सन है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे आपको नाम एटलीस्ट पढ़ लेना। और बहुत छोटा सा ब्रीफ सा दिया हुआ है, आई एम अवॉइडिंग इट क्योंकि मतलब बहुत फैक्चुअल है, यू कैन जस्ट रीड इट। तो आप एक बार रीड कर लेना। बट अगर आपने रीड किया है तो यू मस्ट हैव सीन दैट देयर इज वन इंपॉर्टेंट नेम दैट इज मिसिंग फ्रॉम हियर, जो कि थे महात्मा गांधी जी। तो उनका नाम आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। एच सी मुखर्जी हैं, जयपाल सिंह है, मतलब बहुत सारे लोगों का है, राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोगों का नाम है, बट महात्मा गांधी जी का नहीं है। और जब हम हमारी आजादी की बात करते हैं तो हम महात्मा गांधी जी को भूल ही नहीं सकते, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फिर यहाँ पे इनका नाम क्यों नहीं है? He was not a member of the Constituent Assembly। इनका नाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो Constituent Assembly के मेंबर नहीं थे। Yet there were many members who followed his vision। अब भले ही Constituent Assembly के डायरेक्टली महात्मा गांधी पार्ट नहीं थे, बट फिर भी महात्मा गांधी जी के जो व्यूज हैं, आइडियाज हैं, उनका जो विजन है, उसको बहुत सारे Constituent Assembly के मेंबर्स फॉलो करते थे। Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do। 1931 में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनने से काफी टाइम पहले जो गांधी जी हैं उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी यंग इंडिया। सो उसमें उन्होंने एक तरीके से ये चीज बताई थी कि वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें चाहते हैं, क्या क्या चीजें चाहते हैं कि उनका मतलब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो करे। So I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage। So वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूं जो कि हमारे देश के लोगों को, जो कि इंडिया को सारे thraldom and patronage से मुक्त कर दे। thraldom मतलब एक तरीके से जब कोई किसी पर्सन को कंट्रोल करता है, उसे अपने अंडर करने की कोशिश करता है, दैट इज thraldom। और पैट्रोनेज मतलब कोई ऐसी सपोर्ट जो एक पर्सन दूसरे को देता है, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट, कि कोई पैट्रोन है। जैसे पुराने टाइम पे आप देखोगे तो
राजा महाराजा जो हैं वो कवियों को, पेंटर्स को पैट्रोनेज देते थे कि मतलब वो किसी मान लो कोई पोएट है उसको अपने दरबार में रखते थे और उसको पैसे देते थे ताकि वो अपनी जो कला है पोएम लिखने की उसको वो जारी रख सके। तो इस तरीके से पैट्रोनेज होती है बेसिकली, जो फाइनेंशियल सपोर्ट किसी को दी जाती है। तो अब इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो ब्रिटिशर्स हमें कंट्रोल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स का जो थ्रॉल्डम है उससे हमें मुक्ति चाहिए थी। साथ ही साथ जो पैट्रोनेज की हम पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड थे फाइनेंशियली भी, तो उस चीज से भी मुक्ति गांधी जी चाहते थे। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. मैं एक ऐसा देश बनाने के लिए काम करना चाहता हूं जहां पे कि सबसे गरीब आदमी जो है उसको भी ये लगे कि वो इस देश को बनाने में भागीदारी है, उसका भी कोई ना कोई रोल है, उसकी भी जो आवाज है वो उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि किसी और की, उसकी भी आवाज को सुना जा रहा है। तो जो गांधी जी हैं वो गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, उनको वो ऊपर उठाने के लिए बहुत ज्यादा काम करते थे। तो उनका विजन ये भी था कि जो पुअरेस्ट हैं वो भी इस देश के मतलब बहुत ज्यादा इसके बनने में रोल प्ले करें, उन्हें भी ये लगे कि हाँ वो भी कुछ हैं, उनका भी कोई इन्वॉल्वमेंट है। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास एंड नो लो क्लास ऑफ पीपल। एक ऐसा देश वो देखना चाहते थे जहां पे कि कोई हाई क्लास या कोई लो क्लास नहीं है, सब एक बराबर है। An India in which all communities shall live in perfect harmony। एक ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें कि सारी जो कम्युनिटीज हैं वो एक साथ प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs। तो कोई भी ऐसी जगह देश में नहीं होनी चाहिए जहां पे अनटचेबिलिटी जैसी चीज चलती हो, छुआछूत जैसी हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स मतलब कि जो शराब वगैरह होती है और ड्रग्स होते हैं, तो इस सब की कोई भी जगह देश में नहीं होनी चाहिए। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मेन। और वो ऐसा इंडिया बनाना चाहते थे जिसमें कि औरतों को भी उतने ही अधिकार हो जितने कि मेन को होते हैं। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये सारी चीजें मुझे मेरे देश में चाहिए और इसके अलावा और कुछ मुझे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये था उनका विजन, वो इस तरीके से इंडिया को देखना चाहते थे। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution. But he had a different understanding of how inequalities could be removed. तो ये जो महात्मा गांधी जी ने कैसे भारत का सपना देखा जिसमें कि इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिसमें सारे लोग मिलजुल कर रहें, एक बराबर हों, कोई गरीब कोई अमीर, कोई अनटचेबिलिटी, इस तरीके की चीजें ना हो। तो इस चीज को डॉक्टर अंबेडकर ने फॉलो किया, उनका भी ऐसा ही सपना था और डॉक्टर अंबेडकर ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। बट जो डॉक्टर अंबेडकर का व्यू था कि किस तरीके से ये इनइक्वालिटीज हटेंगी, वो थोड़ा अलग था। मतलब जिस तरीके से गांधी जी सोचते थे या बाकी लीडर्स सोचते थे कि इनइक्वालिटीज को हटाया जा सकता है, उस तरीके से अलग हट के अंबेडकर जी सोचते थे। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज्ड महात्मा गांधी एंड हिज विजन। और काफी बार ऐसा होता था कि जो महात्मा गांधी अंबेडकर जी हैं वो काफी बार महात्मा गांधी जी को काफी क्रिटिसाइज भी करते थे उनके विजन को लेकर। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब अंबेडकर जी ने अपना फाइनल स्पीच दिया था, कंक्लूडिंग स्पीच दिया था, तो उन्होंने उसमें अपनी टेंशन, अपने भय को, अपने डर को काफी क्लियरली बताया था। तो भले ही जो आइडिया था इक्वालिटी का कि देश में इक्वालिटी होनी चाहिए, वो गांधी जी भी सोचते थे और सेम इक्वालिटी का आइडिया अंबेडकर भी लेके चलते थे, बट फिर भी इनके बीच में काफी ज्यादा मतभेद थे। क्या कहते हैं अंबेडकर जी अपने कंक्लूडिंग स्पीच में? सो ऑन 26th of January 1915 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। तो वो कहते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 को एक ऐसे लाइफ में एंटर करने वाले हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्शन से भरी होगी। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब जब दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट जा रही हो, या कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो चीजें सही ना हो। In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. तो वो बोलते हैं कि कैसे कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी, कैसे चीजें एक दूसरे के अपोजिट या गलत तरीके से चल रही होंगी। वो कहते हैं पॉलिटिक्स में तो हमारी इक्वलिटी होगी, क्यों? क्योंकि हमने सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है, सबको वोट देने का अधिकार दिया है, तो सब वोट देके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेंगे। सो पॉलिटिकली तो इक्वलिटी होगी, बट फिर भी सोशली एंड इकोनॉमिकली
हमारी लाइफ में इनइक्वालिटी रहेगी। मतलब कि जो हमने सोचा है, जो गांधी जी सोच रहे हैं कि इनइक्वालिटी ना हो, कोई अमीर या गरीब ना हो, तो इस तरीके की चीजें नहीं होने वाली हैं। इनइक्वालिटी रहेगी, कास्ट सिस्टम फिर भी रहेगा। मतलब कि अभी लोग इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, या लोगों में ये चीजें, सोसाइटी में ये चीजें इतनी गहरे तरीके से जड़ें पकड़ी हुई हैं कि बहुत आसान नहीं है सोसाइटी में कास्ट सिस्टम या इन अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को आसानी से निकालना। आज 75 साल हो चुके हैं हमारी आजादी के, एंड स्टिल दीज थिंग्स एग्जिस्ट। आज भी आपको ये सारी चीजें देखने मिलेंगी, आज भी अमीर हैं, आज भी बहुत गरीब लोग हैं। तो वो वही कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली तो हम इक्वल हो जाएंगे, बट social and economically there will be inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one value. In our social and economic life we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. अब अगेन कि हमने पॉलिटिकली तो लोगों को वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू ये सारी चीजें दे दी हैं कि एक आदमी होगा, उसको एक ही वोट देने का अधिकार होगा, और उस एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, ज्यादा या कम नहीं होगी। तो ये पॉलिटिकली तो इक्वल है, बट ये जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वैल्यू का, ये हम अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में नहीं करवा पा रहे हैं। क्योंकि आप देखो, जब कोई अमीर किसी जगह पे जाता है या चार लोगों के बीच में जाता है तो उसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उसको ज्यादा इज्जत दी जाती है, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहीं कहीं सेम प्लेस पे कोई गरीब चला जाए, धुतकार के बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीजें आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ये वन मैन वन वैल्यू वाली चीजें नहीं एग्जिस्ट करती। अब कोई अमीर पर्सन कोई बात बोलता है तो उसकी बात को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, वहीं कोई दूसरा होता है वो सेम चीज बोलेगा फिर भी उसको नकार दिया जाएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप मान लो कोई ऐसा पर्सन है, आपने खुद देखा होगा, कोई ऐसा पर्सन है जो अच्छी अच्छी चीजें लाता है, अच्छी अच्छी गाड़ियां, मतलब अच्छे अच्छे खिलौने से खेलता है, या अच्छे महंगे महंगे पेन लाता है, तो क्लास में ना उस पर्सन की बात मानते हो। आप उस बच्चे से पूछते हो क्या खाएगा, ओए बता कहाँ जाएगा, आप उसकी पूछते हो। वहीं कोई ऐसा पर्सन है जो कि मान लो आपको ऐसा लगता है कि मतलब सही ड्रेस नहीं पहन रहा है, कोई फैंसी पेंसिल बॉक्स या पेन नहीं है, तो आप उसको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते हो। तो ये चीजें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, हमें सबको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए, बट दैट इज द बिटर ट्रूथ कि ऐसा हो रहा है। तो वही चीज अंबेडकर जी जो है वो अपना भय जो है ये चीज को कह के बताते हैं कि भले ही हमें पॉलिटिकली इक्वलिटी मिल रही है, बट सोशली एंड इकोनॉमिकली नहीं मिल पाएगी। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस, और कब तक हम इन कॉन्ट्रोडिक्शन से भरी जिंदगी जीते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और कब तक हम अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में इस तरीके से इनइक्वालिटी झेलते रहेंगे। If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. और अगर हम ज्यादा देर तक अपनी इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को डिनाई करते रहे, मना करते रहे, लोगों को अगर हम नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाएगी। पैरल मतलब किसी चीज को खतरे में डालना। तो अगर हम लोगों को सोशली एंड इकोनॉमिकली इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे ज्यादा देर तक, तो उससे क्या होगा, हमारी जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वो खतरे में आ जाएगी। सो ये चीज जो हमारे अंबेडकर जी हैं वो बताते हैं, वो अपना व्यू रखते हैं अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15 August 1947। और अब हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। तो 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे जो उन्होंने अपना फेमस स्पीच दिया था, उसका एक एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रीस्ट विद डेस्टिनी, कि काफी सालों पहले हमने अपनी जो नियति है, हमारे जो डेस्टिनी है, उसके साथ हमने साक्षात्कार किया था। एक तरीके से हमने आजाद भारत का सपना देखा था। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially। और अब यह समय आ चुका है कि जब हमें हमारी जो प्लेजेस हैं, हमने जो प्रतिज्ञाएं ली थी, जो चीजें हमने प्रॉमिस की थी, उसको हम पूरे तरीके से नहीं तो जितनी हद तक हो सकता है उतने हद तक हम उन्हें निभाएं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom।
रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जो है वो जगेगा। कैसे जगेगा? असली उसमें लाइफ आएगी, जान आ जाएगी और फ्रीडम उसे मिल जाएगा। तो अभी तक भारत ने एक तरीके से इट्स लाइफलेस, क्योंकि इट इज इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, ब्रिटिशर्स। और जब रात 12 बजे के बाद इंडिया उठेगा, अगले सुबह उठेगा, तो वो एक नई लाइफ में एंटर करेगा जो कि आजाद होगी। A moment comes which comes but rarely in histories when we step out from the old to the news, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find utterance. So वो कहते हैं कि हिस्ट्री में कभी कभी ही ऐसे मौके आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं जब हम वी स्टेप आउट फ्रॉम दी ओल्ड टू द न्यू, जब हम किसी पुराने टाइम से नए टाइम में एंटर करते हैं, जब कोई एज, कोई युग जो है वो खत्म होता है, कोई टाइम, कोई ऐसा काल है वो खत्म होता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड्स अटरेंस, और जब कोई देश जो कि सालों से दबाया जा रहा था, जिसपे की कंट्रोल किया जा रहा था, जब उसे आवाज मिलती है, उसकी आत्मा को आवाज मिलती है। तो ऐसे टाइम बहुत कम आते हैं हिस्ट्री में। It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. और एक ऐसा टाइम है जब हमें प्लेज लेनी चाहिए कि हम इंडिया को एक तरीके से सब कुछ देंगे, हम पूरे डेडिकेटेडली उसको सर्व करेंगे। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इस देश को नहीं, इस देश में रहने वाले लोगों को भी हम सर्व करेंगे, पूरे डेडिकेटेडली सर्व करेंगे। और इसके साथ साथ एक लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि इस सबसे ऊपर बढ़कर हम इंसानियत के लिए काम करेंगे। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अब हमें फ्रीडम मिल गया है, हमारे पास पावर होगी, तो इसके साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, मतलब इस सब चीज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। The responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस असेंबली के ऊपर आती है। ये एक ऐसी सोवरेन बॉडी है, सोवरेन मतलब जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो ये ऐसी सोवरेन बॉडी है जो कि इस देश के सोवरेन पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर आई है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। Before birth of freedom, we have endured all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. आजादी से पहले हमने बहुत सारे जुल्म जो है उनको एक्सपीरियंस किया है, हमारे दिल में बहुत ज्यादा दुख है, और इस घाव की, इस पूरे जो भी चीजें हमने एक्सपीरियंस की हैं, इसकी हमारे दिल में मेमोरीज हैं और दुख है। Some of those pains continue even now. कुछ ऐसे घाव हैं जो आज भी दर्द दे रहे हैं, बट फिर भी अब पास्ट जो है वो खत्म हो चुका है। जो हमारा इतिहास था, ये जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो जा चुका है, और अब फ्यूचर जो है वो हमारी तरफ इशारा कर रहा है। बेकेंस मतलब एक तरीके से इशारा करना, तो फ्यूचर अब हमारी तरफ इशारा कर रहा है। द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and that one we shall take today. और जो फ्यूचर है वो किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि अब टाइम ऐसा नहीं है कि आजादी मिल गई है तो हम शांति से बैठ जाएं, रेस्ट करने का टाइम है, ऐसा नहीं है। बल्कि जो प्लेजेस हमने टाइम टू टाइम ली हैं, जो हमने पास्ट में प्लेजेस ली हैं और जो आज भी हमने प्लेजेस ली हैं, अब उन्हें हमें पूरा करना है। तो फ्यूचर हमें इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मिलियंस हु सफर। हम जब इंडिया की सर्विस करने की बात करते हैं, इंडिया की सेवा करने का मतलब ये है कि उन मिलियंस लोगों का, उन हजारों लाखों लोगों की सेवा करना जिन्होंने इस पूरे टाइम में सफर किया है, दुख झेला है। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और नया समय इस तरफ इशारा कर रहा है कि अब जो पॉवर्टी है, इग्नोरेंस है, गरीबी है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, असाक्षरता है, ये चीजें, डिजीज हो गई, बीमारियां हैं, इनइक्वालिटी हैं, ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. So हमारी जनरेशन के सबसे बड़े आदमी का ये सपना रहा है, उसका ये एम रहा है कि हर एक आंख से हर एक जो आंसू है वो पोंछा जाए, मतलब कि सब लोग खुश रहे, कोई रोए ना। That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, as long as our work will not be over. अब भले ही हो सकता है कि ये काम
मतलब हमारे बस की ना हो, बट फिर भी जब तक कि यहाँ पे लोगों के आंसू हैं, जब तक कि लोग दुखी हैं, लोग सफर कर रहे हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मतलब कि हमें कंटिन्यूसली वर्क करते रहना होगा लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो इस सेक्शन में इस तरीके से हमने कुछ लीडर्स जो थे, हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स, उनके आइडियाज को पढ़ा कि वो देश को किस तरीके से देख रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उसको किस तरीके से परसीव कर रहे थे, क्या क्या चीजें वो चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हो, वो किस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करे, लोगों की दिक्कतें दूर करे। तो हमें जो हमारे लीडर्स हैं उनका परसेप्शन हमें इस वीडियो में मिला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने बारे में, उस चीज को डिस्कस करने वाले हैं उसके प्रीएम्बल के थ्रू।